हेलो एवरीवन, दिस इज अमनदीप कुमार। वेलकम बैक टू आवर चैनल नेटिफाई बायोलॉजी। तो आज हम लोग देखने वाले हैं बायोमोलिकुल्स का लेक्चर नंबर 7, जिसमें कि हम लोग पूरा डिटेल स्टडी करने वाले हैं मेटाबॉलिज्म के बारे में, लिविंग स्टेट के बारे में और एंजाइम्स के बारे में। तो चलो जल्दी से एनसीईआरटी को निकाल लो और हाईलाइटर को भी साथ में निकाल लेना, और जो जो पॉइंट्स एनसीईआरटी में इंपॉर्टेंट हो उसे हाईलाइट करते जाना, और जो पॉइंट्स एनसीईआरटी में ना लिखा हो उसे एनसीईआरटी में नोट डाउन करते जाना। चलो क्लास को स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम को ना वेस्ट करते हुए। ठीक है। अच्छा, क्लास को स्टार्ट करने से पहले एक चीज ध्यान देना, हमारा एक टेलीग्राम चैनल है। यहाँ पे देखो स्लाइड आज नहीं ऐड हुआ है, मैं लिख दे रहा हूँ स्लाइड ऐड करके। हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उस पर तुम लोग ज्वाइन हो सकते हो, जहाँ पे तुम्हें इस क्लास का पीडीएफ वगैरह मिल जाएगा। और तुम लोग सर्च करना t.me.netify बायोलॉजी से। ठीक है, लोगो तुमको देखने को मिल जाएगा हमारा नेटिफाई बायोलॉजी का, और तुम इंस्टा पे भी कर सकते हो मैसेज। ठीक है, इंस्टा पे भी तुम लोग फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे तुम्हें डेली के शॉर्ट्स वगैरह देखने को मिल जाएंगे। इंस्टा का भी सेम है, इसी नाम से है, नेटिफाई बायोलॉजी से ही। ठीक है, चलो अब क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हमारा आज का टॉपिक है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म होता क्या है? ठीक है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म, बी इट सिंपल बैक्टीरियल सेल, प्रोटोजोअन सेल, एनिमल सेल, प्लांट सेल, कंटेन थाउजेंड ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, अब जैसे कोई भी सेल है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि प्रोटोजोआ है, बैक्टीरिया है, वायरस है, प्लांट है, एनिमल्स है, कितने जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, सब के अंदर थाउजेंड्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये सही है। उसके बाद देखो, दिस कंपाउंड और बायोमोलिकुल्स आर प्रेजेंट इन सर्टेन कंसंट्रेशन। अब जो ये कंपाउंड जो प्रेजेंट है लिविंग ऑर्गेनिज्म में, वो कोई कंसंट्रेशन के टर्म्स में प्रेजेंट होते हैं, एक सर्टेन कंसंट्रेशन में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, सर्टेन कंसंट्रेशन में प्रेजेंट होते हैं। ये नहीं कि कोई एक कंपाउंड है, एक कंपाउंड ए है, एक कंपाउंड बी है। ठीक है, तो अब ऐसा नहीं है कि ए कंपाउंड वाला मात्रा बहुत ज्यादा है और बी वाला बहुत कम है, ऐसा नहीं होता है। ये दोनों का जो मात्रा है वो देखा जाता है कंसंट्रेशन के टर्म्स में, पहले बात। ठीक है, मतलब जो उसका कंसंट्रेशन है, ठीक है, कोई भी कंपाउंड का कंसंट्रेशन वगैरह कितना रहेगा, कितना कम रहेगा, उसको हम लोग एक्सप्रेस करते हैं मोल पर सेल में या फिर मोल पर लीटर में। ठीक है, अब उसका कंसंट्रेशन कितना होगा एक सेल में, वो डिपेंड करता है उसके यूज के अनुसार। ठीक है, अगर कोई कंपाउंड ए है, इस कंपाउंड ए का हमारे बॉडी में, हमारे सेल में ज्यादा यूज है, ठीक है, सेल को ज्यादा यूज है, तो वो कंपाउंड ए का मात्रा ज्यादा रहेगा। ठीक है, लेकिन बी है, बी का यूज कम है, तो इसका मात्रा कम रहेगा। ठीक है, इसका कंसंट्रेशन जो होता है ना, उसको हम लोग एक्सप्रेस करते हैं मोल पर सेल और मोल पर लीटर के टर्म में। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट है, ऑल बायोमोलिकुल्स हैव अ टर्नओवर। जितने भी बायोमोलिकुल्स हैं सबके पास एक टर्नओवर होता है। टर्नओवर कहने का मतलब क्या है? कोई बायोमोलिकुल्स ए है, वो चेंज होगा बी में। ठीक है, बनेगा बी, ए से बन गया बी, अब बी से बन जाएगा, कभी सी बन जाएगा। ठीक है, अब फिर सी वापस जाके फिर ए बन जाएगा। तो ये क्या हो गया है? टर्न ओवर हो रहा है, मतलब एक से दूसरा, दूसरा से तीसरा, ऐसा फॉर्म में, मतलब एक फॉर्म से दूसरा फॉर्म, दूसरा फॉर्म से तीसरा फॉर्म, तीसरा से फिर पहला फॉर्म, ऐसे करके क्या होता है? चेंज होते रहता है। उसी को बोल रहा है कि ऑल बायोमोलिकुल्स हैव अ टर्नओवर। दिस मीन्स दैट दे हैव अ कॉन्स्टेंटली बीइंग चेंज। वो कॉन्स्टेंटली क्या होता है? लगातार चेंज होते रहता है इनटू सम अदर बायोमोलिकुल्स, दूसरे बायोमोलिकुल्स में, एंड आल्सो मेड फ्रॉम सम अदर बायोमोलिकुल्स, और कुछ दूसरे बायोमोलिकुल से मिलके बनते भी रहता है। जैसे कहने का मतलब ये है कि जो ए है, ठीक है, ये ए है जो बना है जेड से। ठीक है, एग्जांपल लेके चल रहे हैं, ए है, ठीक है, ए बना है किससे? जेड से। ठीक है, और ए से बन रहा है बी, तो देखो ए से बन रहा है बी, लेकिन जो ए है वो भी बन रहा है जेड से, तो क्या हो रहा है? कॉन्स्टेंटली ए चेंज हो रहा है बी में, लेकिन ए कॉन्स्टेंटली बन भी रहा है कैसे? तो जेड से। ठीक है, तो यही यहाँ पे कह रहा है कि इसका मतलब ये है कॉन्स्टेंटली चेंज होते रहता है कुछ दूसरे बायोमोलिकुल्स में, और बनते भी रहता है दूसरे बायोमोलिकुल्स में। ये कहने का मतलब, देखो यहाँ पे एक एग्जांपल समझाया हुआ है डायग्राम से, जहां पर क्या हो रहा है कि ये पूरा एक बायोमोलिकुल्स, ये पूरा चेन है, ये क्या हो रहा है? आपस में देखो सब टूट गया है, टूट के सब अलग अलग हो गया है। ठीक है, और टूटने के बाद फिर क्या होगा? जब इसका जरूरत पड़ेगा तो ये फिर से जुड़ जाएगा, जरूरत नहीं होगा तो फिर टूट जाएगा। तो ऐसे ही जरूरत के अनुसार पे, सेल की जरूरत के अनुसार पे ये टूटते रहता है, बनते रहता है, यानी कि ब्रेकडाउन होते रहता है और सिंथेसिस होते रहता है बायोमोलिकुल्स का हमारे सेल में। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट देखो, this breaking and making is through chemical reaction constantly occurring in a living organism. Together, all these chemical reaction are called metabolism. ठीक है, अब देखो
ये जो ब्रेकिंग हो रहा है और बन रहा है, मतलब टूट रहा है बन रहा है, टूट रहा है बन रहा है, कोई एक बायोमोलिक्यूल्स है वो एक बार टूट गया, फिर दूसरा से वो बायोमोलिक्यूल्स बन गया, तो क्या हो रहा है, कंस्टेंटली टूट भी रहा है, बन भी रहा है। ये टूटना और बनना, बायोमोलिक्यूल्स टूट रहा है और बन रहा है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, मेटाबॉलिज्म कहते हैं। ठीक है, दिस ब्रेकिंग एंड मेकिंग इज थ्रू अ केमिकल रिएक्शन कॉन्स्टेंटली अकरिंग इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, और ये लिविंग ऑर्गेनिज्म में लगातार होते रहता है, लगातार टूटते रहता है, लगातार बनते रहता है। कोई एक बायोमोलिक्यूल्स टूट गया, फिर कोई दूसरा बायोमोलिक्यूल्स बन गया, ठीक है, तो ये लगातार हो रहा है हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ये पूरे केमिकल रिएक्शन को क्या कहते हैं, मेटाबॉलिज्म कहते हैं। जैसे कि देखो यहाँ पे एक डायग्राम या टेबल दिया हुआ है, टेबल क्या क्या है, यहाँ पे देखो कार्बोहाइड्रेट है ये, ठीक है, और ये तुम्हारा न्यूक्लियोटाइड, ये प्रोटीन, और ये तुम्हारा फैट। ठीक है, अच्छा अब कार्बोहाइड्रेट का यहाँ पे ये सारा मोनोमर दिया हुआ है, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लियोटाइड, प्रोटीन और लिपिड का। फिर यहाँ पे पॉलीमर दिया हुआ है उसी का, फिर उसका सेलुलर स्ट्रक्चर दिया हुआ है। देखो कार्बोहाइड्रेट का मोनोमर है मोनोसेक्राइड, उसका अगर पॉलीमर देखोगे तो मोनोसेक्राइड मोनोसेक्राइड मिल क्या बनता है, डाइसेक्राइड। ठीक है, अब ये होता कहाँ पे, तो ग्रेनुअल्स इन क्लोरोप्लास्ट में तुमको देखने को मिलेगा, सेलुलर स्ट्रक्चर में देखने को मिलता है यहाँ पे। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोटाइड मिलकर क्या बना, डीएनए बना। डीएनए कहाँ होगा, तो क्रोमोसोम में होगा। फिर देखो प्रोटीन कैसे बनता है भाई, तो अमीनो एसिड जुड़ क्या बनाया, पॉलीपेप्टाइड बनाया। पॉलीपेप्टाइड कहाँ पे होगा, तो साइटोस्केलेटन में होगा। ठीक है, लिपिड का देखो लो, तो लिपिड में होता है, सबसे बनता कैसे, तो फैटी एसिड से बनेगा। फैटी एसिड क्या होगा, जाके ट्राइग्लिसराइड्स बनाएगा पहले, और फिर जाके वो एडिपोज सेल में जाके वो स्टोर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखे तो मेटाबॉलिज्म, इसमें क्या था, टूट रहा था जुड़ रहा था, इसको थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं एक न्यू स्लाइड पे, चलो ऐड करके। तो देखो वर्ड है हमारा क्या, मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म जो होता है वो टू टाइप्स का होता है। तो रिएक्शन के बेसिस पे हम लोग मेटाबॉलिज्म को टू टाइप्स में बांटते हैं। ठीक है, कौन कौन सा, एक होगा पहले तुम्हारे पास एनाबॉलिज्म, दूसरा होगा कैटाबॉलिज्म। ठीक है, रिएक्शन के बेसिस पे कहने का क्या मतलब है, जब कोई दो रिएक्टेंट, यहाँ पे चेंज कर देते हैं पेन, रुक जाओ कलर। कोई रिएक्टेंट ए है और रिएक्टेंट बी है, आपस में जुड़ के प्रोडक्ट सी बनाया, यानी क्या हो गया, जुड़ गया, तो हो गया एनाबॉलिज्म। ठीक है, कैटाबॉलिज्म जब कोई एक रिएक्टेंट टूट जाएगा और प्रोडक्ट में एक ए बनाएगा और एक बी बनाएगा, तो ये हो जाएगा कैटाबॉलिज्म। ठीक है, इसको तुम सिंपली ऐसे भी याद रख सकते हो कि एनाबॉलिज्म ए से होता है, ए फॉर होता है ऐड। ठीक है, तो इसमें होगा एडिशन। एडिशन जहां पर भी हो रहा हो कोई भी केमिकल रिएक्शन में, उसे हम लोग एनाबॉलिज्म कहेंगे। और सी फॉर होता है कट, जहां पे कट यानी टूट रहा हो, कोई भी केमिकल रिएक्शन में टूटता है कोई भी मॉलिक्यूल्स दूसरे मॉलिक्यूल्स में, तो उसे हम लोग कैटाबॉलिज्म कहेंगे। ठीक है, और जो एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म दोनों का जो आपस में मिला दे, जब दोनों एक साथ होने लगे, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, मेटाबॉलिज्म कहते हैं। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि एक सेल में एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म दोनों एक साथ चलते रहता है, और जब ये एक सेल में एनाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म जब साथ में चलता है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, मेटाबॉलिज्म कहते हैं। लेकिन बेसिकली यहाँ पे मकसद क्या था, तुम लोग को समझाने का मकसद ये था कि एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है और दोनों को याद कैसे रखना है। एनाबॉलिज्म ए फॉर ऐड, तो याद रखो दोनों में इसमें क्या होता है, एडिशन होता है, जुड़ जाता है, दो यहाँ पे मॉलिक्यूल रहेगा, एक ये दोनों आपस में जुड़ेगा, एक तीसरा बन जाएगा। ठीक है, और कैटाबॉलिज्म में क्या होगा, एक है कैटा मतलब कट हो जाएगा, एक है टूट जाएगा, दो भाग में टूट जाएगा। अब दो से ज्यादा भी टूट सकता है, ऐसा नहीं है, बट यहाँ पे कैटाबॉलिज्म में क्या होता है, कट होता है, टूट जाता है। ठीक है, ये तुम्हें याद भी हो गया एनाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म का मतलब। अब देखो आगे तुम्हारे पास आएगा, तुम्हें आसानी समझ में आएगा। क्या है, मेटाबॉलिक रिएक्शन रिजल्ट इन द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। मेटाबॉलिक रिएक्शन से क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है बायोमोलिक्यूल्स का। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि मेटाबॉलिक रिएक्शन हुआ, उससे ट्रांसफॉर्मेशन हुआ बायोमोलिक्यूल्स का। कैसे, तो देखो ना, यहाँ पे क्या हुआ, मेटाबॉलिज्म है। ठीक है, मेटाबॉलिज्म में एनाबॉलिज्म भी हो रहा है, कैटाबॉलिज्म हो रहा है। तो हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं एनाबॉलिज्म का। ठीक है, तो इसमें देखो यहाँ पे लाइन कह रहा है कि मेटाबॉलिक रिएक्शन रिजल्ट इन द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। अब जो मेटाबॉलिक रिएक्शन है ना, अब वो एनाबॉलिज्म हो या फिर कैटाबॉलिज्म हो, दोनों तो एक प्रकार का क्या है, दोनों तो मेटाबॉलिक रिएक्शन ही है, क्योंकि मेटाबॉलिक रिएक्शन के अंदर ही तो आ रहा है ना एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जो ए है और बी है आपस में जुड़ गया। ठीक है, ए और बी आपस में जुड़ गया और जुड़ करके सी का फॉर्मेशन किया, तो क्या हुआ, एक बायोमोलिक्यूल्स
दूसरे बायोमोलिकुल्स में ट्रांसफॉर्म हो गया। यही लाइन तो लिखा है। अब ये लाइन पढ़ो, क्या कर रहा है, मेटाबॉलिक रिएक्शन रिजल्ट इन द ट्रांसफॉर्मेशन। क्या हो रहा है यहाँ पे, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है किसका, बायोमोलिकुल्स का, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। ठीक है, जैसे कि देखो हम लोग क्या करते हैं, अमीनो एसिड से CO2 को जब रिमूव करेंगे तो बन जाएगा मेरा अमाइन, या फिर जो हम लोग ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है ना, सॉरी, हाइड्रोलिसिस ऑफ अ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड इन अ डाइसेक्राइड। ठीक है, डाइसेक्राइड में, डाइसेक्राइड का मॉलिक्यूल्स है, एक ये और एक ये, इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग, हाइड्रोलिसिस जब कर देंगे तो क्या होगा, हमारा मोनोसेक्राइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, मेटाबॉलिक पाथवे आर आइदर लिनियर और सर्कुलर, दिस पाथवे क्रिस क्रॉस ईच अदर लाइक अ ट्रैफिक जंक्शन। इसका कहने का मतलब है कि मेटाबॉलिक रिएक्शन एक डेफिनेट पाथ फॉलो करती है, जैसे कि कौन कौन सा, एक है लिनियर और एक है सर्कुलर। लिनियर में क्या होता है, एक के बाद एक रिएक्शन होती है, जैसे कि ग्लाइकोलिसिस में एक के बाद एक रिएक्शन होती है। कहने का मतलब क्या है कि ए है तो ए से बी बना, बी से सी बना, सी से डी बना। ठीक है, इस तरह इस प्रकार से क्या होता है, ये लिनियर वे में फॉलो होते जाती है। लेकिन दूसरा जो है सर्कुलर, वो कहता है कि रिएक्टेंट वापस स्टार्टिंग पॉइंट पे आते हैं, जैसे क्रेब साइकिल में होती है। ठीक है, तो कहने का क्या मतलब, जैसे ए से बी बना, बी से सी बना, सी से डी बना, ठीक है, और डी से वापस क्या होगा, ए बन जाएगा। तो ये क्या हो गया, तुम्हारा मेटाबॉलिक पाथवे जो हो गया वो सर्कुलर हो गया। इसमें क्या हुआ, रिएक्टेंट था वो वापस से क्या हो गया, रिएक्टेंट बन गया। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा जो मेटाबॉलिक पाथवे जो हुआ ये सर्कुलर वाला हुआ। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट है कि ये दिस पाथवे क्रिस क्रॉस ईच अदर लाइक अ ट्रैफिक जंक्शन। ये पाथवे एक दूसरे को क्रॉस भी करती हैं, जैसे कि ट्रैफिक जंक्शन होती है। ट्रैफिक जंक्शन कहने का मतलब कि जो हमारे पास ट्रैफिक लाइट का जो सिग्नल होता है रोड पे जब चलते हो तो देखते हो कि सिग्नल रहता है, तो क्या होता है कि यहाँ पे ये तो गाड़ी इधर से भी आती है, इधर से भी आती है, इधर से भी आती है, मतलब चारों तरफ से आती है। तो क्या करता है गाड़ी यहाँ पर चारों तरफ को, यानी कि सबको एक दूसरे को क्या करता है, क्रिस क्रॉस करता है। कोई गाड़ी इधर से इधर जाती है, इधर से इधर जाती है, इधर से इधर जाती है, फिर इधर से इधर जाती है। तो क्या कर रहा है यहाँ पर, गाड़ी आपस में एक दूसरे को क्रिस क्रॉस कर रहा है, जैसे कि ट्रैफिक जंक्शन में होता है उसी प्रकार। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, flow of metabolites through the metabolic pathway has a definite rate and direction like automobile traffic. This metabolite flow is called a dynamic state of the body constituent. मेटाबोलाइट्स जैसे कि ग्लूकोज, अमाइनो एसिड एक फिक्स डायरेक्शन और रेट से मूव करते हैं। जैसे ट्रैफिक एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में जाता है और स्पीड भी कंट्रोल होती है, वैसे ही मेटाबॉलिक फ्लो भी कंट्रोल होता है। ठीक है, इस फ्लो को डायनेमिक स्टेट ऑफ बॉडी कंस्टिट्यूएंट कहते हैं, मतलब बॉडी के अंदर हमेशा कुछ ना कुछ ब्रेकडाउन और सिंथेसाइज होते रहता है। यहाँ पर जो लिखा है मेटाबॉलिक फ्लो इज कॉल्ड डायनेमिक स्टेट, इस डायनेमिक स्टेट ऑफ बॉडी कंस्टिट्यूएंट का मतलब क्या होता है कि हमारे बॉडी में लगातार कुछ ना कुछ ब्रेकडाउन होता है या फिर कुछ ना कुछ सिंथेसिस होते रहता है। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट आता है द इंटरलिंक्ड मेटाबॉलिक ट्रैफिक रन वेरी स्मूथली। अब जो ये इंटरलिंक्ड मेटाबॉलिक ट्रैफिक है ये बहुत ही स्मूथली रन करता है विदाउट एनी सिंगल रिपोर्टेड मिसहैप्स फॉर हेल्दी कंडीशन। जब तक कि उसमें कोई ना कोई मिसहैप्स ना आ जाए, कोई गलती ना हो, कोई एंजाइम बढ़िया से काम अगर कर रहा है तो मेटाबॉलिक ट्रैफिक है जो बहुत आसानी से मूव करेगा, बहुत स्मूथली मूव करेगा। लेकिन कोई एंजाइम अगर खराब हो गया बीच में तो वो क्या हो सकता है, वहां पर वो जो पाथवे है मेटाबॉलिक ट्रैफिक है वहां पे जाम लग सकती है, जाम लग जाएगी या फिर रुक जाएगी या फिर उसको क्या होगा, डिजीज हो जाएगा। ठीक है, हमारे बॉडी में हो रहा है ना, तो हमारे बॉडी में कुछ ना कुछ डिजीज तो होगा ही। वो मेटाबॉलिज्म जो है उसका मतलब वो जो फॉर्मेशन जो होना था, जिस कंपाउंड का फॉर्मेशन नहीं हो पा रहा है उस कंपाउंड का, तो उस कंपाउंड का हो सकता है हमारे बॉडी में कमी हो जाए या कुछ भी हो सकता है, तो उससे क्या हो जाएगा, हमारे पास डिजीज हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट है अनदर फ्यूचर ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शन इज दैट एवरी केमिकल रिएक्शन इज अ कैटलाइज्ड रिएक्शन। यानी कहने का मतलब जितने भी हमारे बॉडी में केमिकल रिएक्शन चल रहे हैं, हो रहे हैं, वो सब कैटलिस्ट के द्वारा होता है, कैटलिस्ट के प्रेजेंस में होता है। बिना कैटलिस्ट के द्वारा एक भी केमिकल रिएक्शन नहीं होगा। जैसे कि अब एग्जांपल ले लो, CO2 और H2O। CO2 और H2O जब जुड़ता है तो बनता है HCO3 का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो ये जब बन रहा है ना HCO3, तो इसमें क्या होगा, इसमें भी इसको कैटलिस्ट चाहिए। इसका कैटलिस्ट का नाम आता है कार्बोनिक एनहाइड्रेज नाम का एंजाइम होता है, जो कि कैटलिस्ट के रूप में वहां पे इन्वॉल्व होता है और HCO3 यानी कि बाइकार्बोनेट का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, HCO3 क्या करता है, कार्बोनेट का फॉर्मेशन करता है। और जब यहाँ पे एंजाइम अगर नहीं रहेगा ना, एंजाइम के एब्सेंस में अगर करोगे तो 1 घंटा में मात्र 100 मॉलिक्यूल बनता है। लेकिन जब वही कार्बोनिक अनहाइड्रेस जब एंजाइम डाल दोगे यहाँ पर तो 1 सेकंड में तुम्हारा 1 सेकंड में 1 लाख मॉलिक्यूल यहाँ पे बन जाता है कार्बोनेट का। लेकिन वही अगर तुम 1 घंटा भी अगर छोड़ दोगे बिना
एंजाइम का, बिना एंजाइम का रिएक्शन हो रहा है और 1 घंटे में मात्र 100 मॉलिक्यूल बनता है। तो सोचो कि एंजाइम कितना जरूरी है, एंजाइम जो कि कैटलिस्ट के रूप में यूज होता है वो कितना जरूरी है हमारे बॉडी में रिएक्शंस को करवाने के लिए। ठीक है, देयर इज नो अनकैटलाइज्ड मेटाबॉलिक कन्वर्जन इन लिविंग सिस्टम, कोई भी अनकैटलाइज्ड मेटाबॉलिक कन्वर्जन होता ही नहीं है हमारे लिविंग सिस्टम में। ठीक है, इवन CO2 डिसॉल्विंग इन अ वाटर, जब CO2 डिसॉल्व होता है वाटर में जो कि फिजिकल प्रोसेस है, वो भी कैटलाइज्ड रिएक्शन होता है हमारे लिविंग सिस्टम में। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ पे कंप्लीट। नेक्स्ट चलते हैं आगे हम लोग। नेक्स्ट है द कैटलिस्ट व्हिच hasten the rate of a given metabolic conversion are also protein. This protein with a catalytic power are named enzyme. अब कहता है कि the catalyst with hasten the rate with of metabolic conversion are also protein. अब जो कैटलिस्ट यहाँ पे कह रहा है, समझो क्या है, यहाँ पे कह रहा है कि जो कैटलिस्ट है ना, जिसको कैटलिस्ट का हम बात कर रहे थे, जो कि रेट को, मेटाबॉलिक रिएक्शन को, मेटाबॉलिक कन्वर्जन को, केमिकल रिएक्शन को जो फास्ट कर रहा था जो कैटलिस्ट, वो कैटलिस्ट भी एक प्रोटीन से बना होता है और उसे हम लोग क्या कहते हैं, एंजाइम कहते हैं। ठीक है, वही यहाँ पे कह रहा है। अब देखो यहाँ पे रिएक्शन दिया है क्या कि एंजाइम है नीचे में, ऊपर में सबस्ट्रेट है। ये क्या हुआ, एंजाइम और सबस्ट्रेट आगे जुड़ गया, बन जाएगा एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। फिर जब रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद एंजाइम क्या करेगा, दोनों सबस्ट्रेट को अलग अलग कर देगा और प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, लेकिन एंजाइम का जो शेप है वो वैसा ही रह जाएगा, लेकिन जो सबस्ट्रेट जो चेंज हुआ प्रोडक्ट में, वो चेंज हो जाता है, उसका स्ट्रक्चर देखो अलग अलग हो गया। पहले देखो सबस्ट्रेट दोनों एक साथ था, ठीक है, एंजाइम के साथ आगे जुड़ गया, अब बन गया एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। लेकिन जब प्रोडक्ट बना, जब यानी रिएक्शन जब कंप्लीट हुआ, तो एंजाइम का जो शेप था वो एज इट इज रह गया, जैसे पहले था। ठीक है, वैसा ही रह गया, लेकिन जो प्रोडक्ट था वो आपस में, जो सबस्ट्रेट था वो टूट गया और टूट के प्रोडक्ट बन गया। ठीक है, ये किस कारण हुआ, तो एंजाइम के कारण हुआ। एंजाइम क्या किया, सबस्ट्रेट को तोड़ दिया, अलग अलग कर दिया और क्या कर दिया, प्रोडक्ट बना दिया। ठीक है, लेकिन एंजाइम वैसा का वैसा ही रह गया, एंजाइम में कोई चेंज नहीं आता। अगर एंजाइम ही खराब हो जाएगा, इस एंजाइम का काम क्या है, देखो ना भाई, जैसे एक ये सबस्ट्रेट है, एक ये सबस्ट्रेट है, ये ब्लू वाला, ये ऑरेंज वाला। ठीक है, दोनों क्या था, आपस में जुड़ा हुआ था। इस एंजाइम ने क्या किया, ये दोनों जाकर के एंजाइम पे जाकर बैठ गया और एंजाइम क्या किया, इसको अलग अलग करने का काम किया। अब एंजाइम ही खराब हो जाएगा, एंजाइम अपना ही शेप खराब कर लेगा, तो फिर अगला जो सबस्ट्रेट है उसका, वो फिर कैसे चेंज हो पाएगा, वो तो नहीं टूट पाएगा ना। इसलिए एंजाइम का जो शेप है वो चेंज नहीं होता है। चेंज क्या होगा, सबस्ट्रेट क्या किया है, सबस्ट्रेट को जुड़ा हुआ था उसको अलग अलग कर दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट सबस्ट्रेट आएगा, वो भी आके फिर अलग अलग हो जाएगा। तो इस तरह से एंजाइम का काम क्या है कि उस सबस्ट्रेट को किसी अलग फॉर्म में चेंज करना और किस तरह से फास्ट करना रिएक्शन को। मेन काम क्या है एंजाइम का, कि कोई भी रिएक्शन को फास्ट करना, जल्दी करवा देना। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट है मेटाबॉलिक पाथवे दैट लीड्स टू अ मोर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर टू अ सिंपल स्ट्रक्चर कॉल्ड एनाबॉलिक पाथवे। अब कोई एक सिंपल स्ट्रक्चर है, सिंपल स्ट्रक्चर से कोई कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर जब बनता है ना मेटाबॉलिक पाथवे में, तो उसे हम लोग कहते हैं एनाबॉलिक पाथवे। यानी सिंपली इसमें कहने का मतलब है, सिंपल स्ट्रक्चर क्या है, यानी मोनोमर का यूनिट है उसका। अब मोनोमर का यूनिट, बहुत सारा मोनोमर मिलते जाएगा तो एक बड़ा सा क्या बन जाएगा, पॉलीमर बन जाएगा। ठीक है, अब जब पॉलीमर बन गया तो हो गया कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हो गया। तो यानी यहाँ पर जो अगर कहा जाए इनडायरेक्टली हुआ क्या है भाई, तो यहाँ पे इनडायरेक्टली हुआ क्या है कि मोनोमर आपस में क्या किए, सब जाके जुड़ गए, जुड़ करके कॉम्प्लेक्स पॉलीमर बन गया, यानी कि कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बन गया। तो उसी को हमने क्या कर दिया, एनाबॉलिक पाथवे कह दिया, और इस प्रोसेस को एनाबॉलिक प्रोसेस कह दिया कि एनाबॉलिज्म हुआ यहाँ पे। ठीक है, अच्छा, और एनाबॉलिक पाथवे में क्या होता है, एनर्जी को कंज्यूम करता है। ठीक है, कुछ एग्जांपल है एनाबॉलिक पाथवे का, क्या है भाई, तो देखो एनाबॉलिक रिएक्शन इज असेंबली ऑफ प्रोटीन फ्रॉम अमीनो एसिड। देखो अमीनो एसिड है, अमीनो बहुत सारा अमीनो एसिड आके जुड़ता है तो क्या बनता है, प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, जिसमें कि एनर्जी चाहिए होता है इसको। ठीक है, दूसरा एग्जांपल क्या है कि कोलेस्ट्रॉल का फॉर्मेशन करना है तो क्या होगा, एसिटिक एसिड से बनेगा, एसिडिक एसिड आएगा, सब जुड़ते जाएगा और कोलेस्ट्रॉल का फॉर्मेशन करेगा। ये हो गया। ठीक है, ये था हमारा एनाबॉलिज्म। और नेक्स्ट हमारे पास कैटाबॉलिज्म। उसमें क्या होता है, जो देखो, हाँ, तो देखो, इफ पाथवे लीड्स टू अ सिंपलर स्ट्रक्चर फ्रॉम अ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर इज कॉल्ड कैटाबॉलिक पाथवे। उसी तरह से उसका जस्ट उल्टा, यहाँ पे उल्टा क्या होगा, तो एनाबॉलिक पाथवे में क्या था, मोनोमर था, यानी सिंपलर यूनिट था, सिंपलर से बन रहा था कॉम्प्लेक्स। अब यहाँ पे क्या होगा कैटाबॉलिक में, तो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, पॉलीमर है। ठीक है, वो क्या होगा, टूट जाएगा, पॉलीमर टूटेगा, टूट के क्या बनेगा, मोनोमर बना देगा। ठीक है, तो मोनोमर जब बनेगा तो इसी को कहते हैं हम लोग कैटाबॉलिक। यानी क्या हुआ, जो पॉलीमर था वो टूट गया, टूट दिया यानी कट कर दिया यानी कैटाबॉलिज्म हुआ है। और कैटाबॉलिज्म होकर क्या बन गया, हमारे पास मोनोमर बन गया। ठीक है, तो यानी कॉम्प्लेक्स से कहा गया, सिंपलर की ओर गया, इसे हम लोग कह दिए कैटाबॉलिक पाथवे को फॉलो किया है ये। ठीक है, और कैटाबॉलिक पाथवे में क्या होता है, हमेशा एनर्जी को रिलीज करता है, ये चीज ध्यान देना है। देखो इसको हाईलाइट कर दे रहे हैं, कैटाबॉलिक पाथवे में क्या होगा, एनर्जी रिलीज करेगा, और जो एनाबॉलिक पाथवे उसमें क्या होगा, एनर्जी कंज्यूम होता है। चलो इसका एग्जांपल देख लो, कैटाबॉलिक पाथवे का क्या होगा एग्जांपल, इसमें होगा कि
डिग्रेडेशन ऑफ ए ग्लूकोज इनटू लैक्टिक एसिड, ठीक है। अब ग्लूकोज जो है वो क्या होगा, टूट जाएगा लैक्टिक एसिड में इन आवर स्केलेटल मसल, जहां पे एनर्जी क्या होता है, लिबरेट हो जाता है, ठीक है। ये हो गया। ये देखो यहाँ पे डायग्राम दिया है एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक का। देखो यहाँ पे स्मॉल मॉलिक्यूल्स था, ये बन गया बड़ा मॉलिक्यूल्स में, तो इसमें एनर्जी क्या हुआ, लगा, एनर्जी इन्वेस्ट हुआ। तो एनर्जी कहां से आया, एटीपी के फॉर्म में आया। एटीपी से मतलब क्या हुआ कि एनर्जी, जो एनर्जी इसको जो चाहिए वो किसके फॉर्म में एनर्जी इसको मिल रहा है, एटीपी के फॉर्म में मिल रहा है, ठीक है। अच्छा, अब जो लार्ज मॉलिक्यूल है वो टूटा स्मॉल मॉलिक्यूल में, तो यहाँ से क्या हुआ, एनर्जी रिलीज हुआ। अब एनर्जी रिलीज जो हुआ वो किसके फॉर्म में हुआ, एटीपी के फॉर्म में एनर्जी यूज हुआ। अब यही एटीपी जहां पे एनर्जी चाहिए उसको दे दिया, तो वहां पे एनर्जी यूटिलाइज भी हो गया, ठीक है। इस तरह से क्या होता है, हमारे बॉडी में केमिकल रिएक्शंस वगैरह सारे चलते रहते हैं, मेटाबॉलिज्म होते रहता है, ठीक है। उसके बाद कहता है लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव लर्नड टू ट्रैप द एनर्जी लिबरेटेड ड्यूरिंग डिग्रेडेशन एंड स्टोर इट इन द फॉर्म ऑफ अ केमिकल बॉन्ड। लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास, लिविंग ऑर्गेनिज्म को पता होता है, ठीक है। लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब हम लोग को नहीं पता है, हमारे अंदर जो सेल है, जो टिश्यू है, उसको पता होता है कि कोई भी अगर एनर्जी लिबरेट हो रहा है या डिग्रेड हो रहा है तो उसको कैसे स्टोर करना है और कहाँ स्टोर करना है। तो कैसे स्टोर करता है वो तो पढ़ोगे तुम लोग रेस्पिरेशन वाले चैप्टर में, लेकिन कहाँ स्टोर करता है ये बता देते। वो करता है केमिकल बॉन्ड के फॉर्म में स्टोर कर लेता है उस एनर्जी को, ठीक है। और फिर जब एनर्जी का जरूरत होता है तो वही एनर्जी बॉन्ड क्या होता है, टूट जाता है, वही केमिकल बॉन्ड टूट जाता है। और केमिकल बॉन्ड टूटता है तो एनर्जी यूटिलाइज हो जाता है, उसी एनर्जी को यूटिलाइज कर लेता है। अच्छा, तो कहाँ कहाँ यूटिलाइज होगा भाई एनर्जी, तो जैसे बायोसिंथेटिक रिएक्शन में या फिर ऑस्मोटिक ऑस्मोटिक वाले में, यानी कि ऑस्मोटिक कहने का मतलब कि वाटर का आना जाना, जब वाटर आएगा जाएगा तो उसमें होता है। फिर एंड मैकेनिकल वर्क परफॉर्म जब करेंगे तब वहां पे क्या होगा, एनर्जी का जरूरत पड़ता है, तो वहां पर क्या होता है, एनर्जी लगता है। वहां पर जो बॉन्ड होता है टूटता है, बॉन्ड टूट करके एनर्जी देता है उसको, और फिर क्या होता है, वो वर्क परफॉर्म होता है, ठीक है। नेक्स्ट कहता है कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी करेंसी इन द लिविंग सिस्टम इज द बॉन्ड एनर्जी। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म है एनर्जी करेंसी हमारे लिविंग सिस्टम में, वो क्या है, बॉन्ड एनर्जी इज अ केमिकल रिएक्शन कॉल्ड एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसका कहने का मतलब ये है, जो हमारे बॉडी में सबसे मेन और सबसे खास एनर्जी का जो करेंसी है हमारे लिविंग सिस्टम में, और वो करेंसी वही करेंसी का बात कर रहा है जो करेंसी बॉन्ड एनर्जी के फॉर्म में किसी केमिकल में स्टोर्ड है। वो कौन सा एनर्जी है, वो है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी, ठीक है। तो एटीपी इज एनर्जी करेंसी। एटीपी को हम लोग क्या बोलते हैं, एनर्जी करेंसी बोलते हैं, जो कि एक बॉन्ड एनर्जी के फॉर्म में हमारे बॉडी में स्टोर रहता है, ठीक है। ये हो गया हमारा मेटाबॉलिज्म का बात। नेक्स्ट आते हैं हम लोग लिविंग स्टेट पे। लिविंग स्टेट क्या होता है, तो देखो मोस्ट significant fact of biological system is that all living organisms exist in a steady state characterized by concentration of each of these biomolecules। तो इसका मतलब है हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी में बायोमोलिकुल्स जैसे ऑक्सीजन, ग्लूकोज, एटीपी, एंजाइम, इस सब का एक स्टेबल कंसंट्रेशन या फिर फिक्स कंसंट्रेशन प्रेजेंट होता है। ये मॉलिक्यूल्स है जो कॉन्स्टेंटली यूज होता है और बनाए भी जाते हैं कॉन्स्टेंटली, ठीक है। इसलिए उनकी जो कंसंट्रेशन है वो क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है हमारे बॉडी में, ठीक है। देखो ना, हमेशा क्या हो रहा है, लगातार वो यूटिलाइज भी हो रहा है, हमेशा बन भी रहा है, इसीलिए इसका कंसंट्रेशन जो है हमेशा स्टेबल रहता है। तो इसी स्टेट को हम लोग क्या, इसी जो स्टेट को हम लोग स्टेडी स्टेट कहते हैं, ठीक है। जैसे कि देखो ब्लड ग्लूकोज का लेवल लगभग 90 मिलीग्राम, जो ब्लड का जो लेवल रहता है वो 90 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है, ठीक है, ब्लड ग्लूकोज का लेवल, ठीक है। लेकिन खाना खाने के बाद बढ़ जाता है, जो ग्लूकोज के ब्लड में जो ग्लूकोज का लेवल है वो खाना खाने के बाद अचानक से क्या होगा, बहुत ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, बढ़ जाएगा, और इंसुलिन क्या करेगा, उसे वापस नॉर्मल करता है, ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट आते हैं हम लोग। नेक्स्ट कहता है कि एनी केमिकल और फिजिकल प्रोसेस मूव्स स्पॉन्टेनियसली टू इक्विलिब्रियम, द स्टेडी स्टेट इज नॉट इक्विलिब्रियम स्टेट, ठीक है। देखो इसका मतलब है कि फिजिकल प्रोसेस हो या फिर केमिकल प्रोसेस हो, नेचुरली इक्विलिब्रियम की तरफ शिफ्ट करती है, मतलब इक्विलिब्रियम की तरफ जाती है, तो केमिकल प्रोसेस हो या फिर फिजिकल प्रोसेस हो, ठीक है, वो हमेशा जाना चाहेगा कहाँ, इक्विलिब्रियम की तरफ। लेकिन इक्विलिब्रियम कहने का मतलब क्या है कि जहां पर कोई भी नेट चेंज नहीं होता है, ठीक है। लेकिन लिविंग सेल कभी भी इक्विलिब्रियम में नहीं पहुंचती है, क्योंकि इक्विलिब्रियम का मतलब होता है रिएक्शन का स्टॉप हो जाना, ठीक है। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि रिएक्शन क्या हो गया, स्टॉप हो गया, और जब रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा तो वहां पर कोई भी लाइफ नहीं बचेगा, और फिर हम लोग का सेल क्या होगा, मरना शुरू कर देगा, और जब सेल मरना शुरू कर देगा तो इनडायरेक्टली हम लोग भी क्या होंगे, मर जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए लिविंग सेल नॉन इक्विलिब्रियम स्टेडी स्टेट में रहती है, रिएक्शन चलती रहती है, कंसंट्रेशन स्टेबल रहती है, समझे। अच्छा, अब चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है द सिस्टम एट इक्विलिब्रियम कैन नॉट परफॉर्म वर्क एज
लिविंग ऑर्गेनिज्म वर्क कंटिन्यूअसली, दे कैन नॉट अफोर्ड टू रीच इक्विलिब्रियम। जो सिस्टम है वो इक्विलिब्रियम, अगर कोई भी सिस्टम अगर इक्विलिब्रियम पे चला जाए, ठीक है, कोई भी सिस्टम अगर इक्विलिब्रियम पे चली जा रही है तो उसका मतलब हुआ कि वहां पर कोई भी वर्क परफॉर्म नहीं कर रहा है। तो उसी प्रकार से जब लिविंग ऑर्गेनिज्म जो क्या करता है, वर्क, लिविंग ऑर्गेनिज्म को कंटिन्यूअसली वर्क करना पड़ता है जिससे कि वो इक्विलिब्रियम तक ना जाए, इक्विलिब्रियम में जाने से बचे, क्योंकि अगर वो एक बार इक्विलिब्रियम में चली गई लिविंग ऑर्गेनिज्म तो वो फिर वापस नहीं आ सकता, यानी कि वो क्या हो गया, खत्म हो गया, वो मर गया। ठीक है, तो हमारे बॉडी में लगातार वर्क होते रहता है जिससे कि हमारा बॉडी, हमारा सेल इक्विलिब्रियम की तरफ ना रीच करे, इक्विलिब्रियम में जाने से उसको प्रिवेंट करता है। ठीक है, नेक्स्ट लाइन देखो वही लिखा है, द लिविंग स्टेट इज नॉन इक्विलिब्रियम स्टेडी स्टेट। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो एक नॉन इक्विलिब्रियम लिविंग स्टेट है। लिविंग प्रोसेस इज कांस्टेंट एफर्ट टू प्रिवेंट फॉलिंग इनटू इक्विलिब्रियम। जितने भी हमारे बॉडी में लिविंग प्रोसेस होते रहते हैं, लिविंग प्रोसेस करने का मतलब न्यूट्रिशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, फिर तुम्हारा क्या बोलते हैं रेस्पिरेशन, ये सब जितने प्रोसेस है ये कंस्टेंटली हमारे बॉडी को इक्विलिब्रियम में जाने से रोकता है कि वो इक्विलिब्रियम में ना चला जाए। अगर वो सब ना हो हमारे बॉडी में लिविंग प्रोसेस, तो हमारा बॉडी इक्विलिब्रियम की तरफ चला जाएगा। ठीक है, और उससे क्या होगा, हमारा सेल मरने लगेगा और फिर इनडायरेक्टली हम लोग भी क्या होंगे, मर जाएंगे। दिस इज अचीव्ड बाय एनर्जी इनपुट। और ये जो जितने भी इक्विलिब्रियम में जाने से जो रोकता है, मतलब कि लिविंग प्रोसेस होते रहता है। ठीक है, और लिविंग प्रोसेस क्यों होता है कि इक्विलिब्रियम में हमारा बॉडी ना जाए। ठीक है, अब जो लिविंग प्रोसेस जो हो रहा है उसमें क्या होता है, एनर्जी लगता है, एनर्जी भी लगता रहता है कंस्टेंटली। तो एनर्जी जब लगता है तो जो एनर्जी है वो किसके फॉर्म में मिलेगा, इसको एटीपी के फॉर्म में मिलेगा। ठीक है, तो लगातार क्या हो रहा है, यहाँ पे एटीपी टूट रहा है, एटीपी बन रहा है, एटीपी टूट रहा है, बन रहा है, टूट रहा है, बन रहा है। तो इससे क्या हो रहा है कि लगातार हमारे बॉडी में एनाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म चल रहा है। अगर ये ना होगा तो हमारा सेल क्या होगा, मरने लगेगा। ठीक है, मरने लगेगा तो फिर हम लोग भी मर जाएंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आगे देखो। नेक्स्ट कहता है मेटाबॉलिज्म प्रोवाइड अ मैकेनिज्म फॉर अ प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। मेटाबॉलिज्म प्रोवाइड करता है एक मैकेनिज्म, मेटाबॉलिज्म एक तरीका प्रोवाइड करता है एनर्जी को प्रोडक्शन करने का। ठीक है, मतलब मेटाबॉलिज्म आया तुम्हारा एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। अब एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म से हम लोग क्या करते हैं, एनर्जी का भी प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, तो यानी कि कह सकते हैं कि हम लोग मेटाबॉलिज्म के द्वारा ही एनर्जी का प्रोडक्शन करते हैं, बाय द प्रोसेस ऑफ मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म के प्रोसेस से ही हम लोग जो एनर्जी का प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, अब एनर्जी कौन सा हुआ, तो वो हीट एनर्जी हो सकता है बॉडी टेम्परेचर को मैनेज करने के लिए, या फिर एटीपी हो सकता है। ये सब एनर्जी को कैसे हम लोग प्रोडक्शन इस सबको कैसे करेंगे, तो मेटाबॉलिज्म के द्वारा करते हैं। ठीक है, हेंस द लिविंग स्टेट एंड मेटाबॉलिज्म आर सिनोनिम्स। इसलिए हम लोग क्या कहते हैं कि जो लिविंग स्टेट है और मेटाबॉलिज्म जो है वो एक सिनोनिम्स है। ठीक है, विदाउट मेटाबॉलिज्म देयर कैन नॉट ए लिविंग स्टेट। बिना मेटाबॉलिज्म के लिविंग स्टेट हो ही नहीं सकता है। मेटाबॉलिज्म चल रहा है तो हम लोग लिविंग है, मेटाबॉलिज्म नहीं चलेगा तो हम लोग क्या हो जाएंगे, डेथ हो जाएगा हमारा। हम इसे हम लोग डेड बॉडी कहेंगे, फिर डेड कहेंगे। ठीक है, डेड स्टेट कहेंगे, नॉन लिविंग स्टेट कहेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, यहाँ पे कंप्लीट हुआ हमारा लिविंग स्टेट भी। नेक्स्ट है हमारे पास एंजाइम्स आता है। ठीक है, एंजाइम्स देखो, एंजाइम्स में क्या है, सबस्ट्रेट है, एंजाइम ऊपर में सबस्ट्रेट रहा तुम्हारा, नीचे में एंजाइम है। फिर यहाँ बस नीचे एंजाइम के पास आया क्या, सबस्ट्रेट आके जुड़ गया। अच्छा देखो, एंजाइम के पास जो जगह होता है जहां पर सबस्ट्रेट आके जुड़ता है उसे हम लोग कहते हैं एक्टिव साइट कहते हैं। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद देखो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन गया, यहाँ पे सबस्ट्रेट और एंजाइम आके जुड़ गया। कहाँ पे जो सबस्ट्रेट जुड़ा, कहाँ पे जुड़ा, तो एक्टिव साइट में जुड़ गया। एक्टिव साइट कहाँ पे होता है, तो एंजाइम में होता है, सबस्ट्रेट के पास नहीं होता है। और जब एंजाइम सबस्ट्रेट आगे जुड़ गया तो इसे हम लोग ने कह दिया, नाम दे दिया एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स दे दिया। ठीक है, अब यहाँ पर आया भाई पानी आया। ठीक है, पानी क्या किया, तो एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बनाया, ये भी आके जुड़ा, तो ये जुड़ करके क्या बनाया, एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बनाया। उसके बाद क्या हुआ, प्रोडक्ट रिलीज हो गया, प्रोडक्ट यहाँ से बाहर की तरफ निकल गया। तो प्रोडक्ट रिलीज हुआ, फिर एंजाइम जैसे था एज इट इज पहले था वैसा ही लास्ट में भी वैसा ही हमें मिल गया, और ये प्रोडक्ट को जो बनना था वो बन गया। यहाँ बनना क्या था, जो सबस्ट्रेट था वो क्या था, सुक्रोज था। ठीक है, अच्छा सुक्रोज था, यहाँ पर आगे जुड़ गया एंजाइम से, यहाँ पर पानी आया, पानी जुड़ा, इससे पानी जुड़कर क्या हुआ, प्रोडक्ट बना। प्रोडक्ट क्या बना, तो सुक्रोज यानी तोड़ना था। सुक्रोज जब टूटा तो क्या मिला हमें, हमें एक ग्लूकोज मिला, एक फ्रुक्टोज मिल गया। ठीक है, तो ये था हमारा एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का खेला। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट दो क्या है, मोस्ट ऑफ द एंजाइम आर प्रोटीन। बहुत सारे एंजाइम क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं। एज एन एंजाइम हैज अ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी एंड समटाइम्स क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। जो एंजाइम होता है उसके पास भी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होते हैं। राइबोजाइम आर न्यूक्लिक एसिड दैट बिहेव लाइक एंजाइम। राइबोजाइम एक तरह का न्यूक्लिक एसिड होता है जो कि बिहेव करता है एंजाइम के जैसा। इन द टर्सरी स्ट्रक्चर, द बैकबोन ऑफ अ प्रोटीन चैन फोल्ड अपॉन इटसेल्फ, the chain crisscross itself and hence many services or pockets are made. One such pocket is the active site. अब देखो,
जब हम लोग देखे थे, पढ़े थे हम लोग प्रोटीन का स्ट्रक्चर, तो उसमें आया था प्रोटीन का टर्सरी स्ट्रक्चर होता है भाई, ठीक है। तो जब उसमें देखोगे ना प्रोटीन का जब टर्सरी स्ट्रक्चर, तो वो जो प्रोटीन का जो टर्सरी स्ट्रक्चर है ना, वो बैकबोन के जैसा काम करता है एंजाइम के लिए। कैसे? कि देखो उसमें ना, जब टर्सरी स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन का, उसमें तुम्हें बहुत सारा सर्वाइसेस देखने को मिलेगा, गड्ढा मिलेगा, पॉकेट्स देखने को मिलता है, ठीक है। इसीलिए जो एंजाइम है ना, बहुत जितना भी एंजाइम है वो सब टर्सरी स्ट्रक्चर में वो ज्यादा एक्टिव होते हैं, ज्यादा एक्टिवली काम करता है, ठीक है। क्यों भाई? क्योंकि उसके पास ज्यादा सर्वाइसेस है, ज्यादा पॉकेट्स है। जब एंजाइम के पास जब ज्यादा पॉकेट्स होगा, ज्यादा सर्वाइसेस होगा, तो यानी कि जब उसको, यानी कहने का मतलब क्या है, पॉकेट साइट को हम लोग क्या कह रहे हैं, एक्टिव साइट कहते हैं। तो उसके पास ज्यादा एक्टिव साइट है, या उसके पास एक्टिव साइट जब ज्यादा है एंजाइम के पास, जब एंजाइम के पास एक्टिव साइट ज्यादा है, तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स भी ज्यादा बनेगा, फिर प्रोडक्ट भी ज्यादा बनेगा। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि जो एंजाइम होता है वो टर्सरी स्ट्रक्चर में ज्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। और जो बैकबोन होता है, जो बैकबोन स्ट्रक्चर होता है एंजाइम्स का, वो भी टर्सरी स्ट्रक्चर का होता है, ठीक है। ये हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आते हैं हम लोग। नेक्स्ट है क्या, एन एक्टिव साइट ऑफ एन एंजाइम इज सर्विसेज और पॉकेट। जो सर्विसेज और पॉकेट्स जो है वो क्या है, एक्टिव साइट है, मतलब उसी को हम लोग एक्टिव साइट कहते हैं, ठीक है, एंजाइम्स का। विच, जिसमें कि क्या होता है, सबस्ट्रेट जाके फिट होता है एंजाइम्स के सर्विसेज और पॉकेट्स, जिसको हम लोग क्या करें, एक्टिव साइट करें, उसी में सबस्ट्रेट फिट होता है। बस एंजाइम थ्रू देयर एक्टिव साइट, एंजाइम अपने एक्टिव साइट के द्वारा कैटलाइज रिएक्शन एट अ हाई रेट, रिएक्शन को कैटलाइज करता है हाई रेट में, ठीक है। मतलब कि क्या कहने का मतलब है, एंजाइम है, एंजाइम के पास एक्टिव साइट है, उस एक्टिव साइट में सबस्ट्रेट आया, अगर जुड़ गया, और फिर उससे क्या किया, उसको कैटलाइज किया, कैटलाइज करके रिएक्शन को फास्ट किया, फास्ट करके जो प्रोडक्ट जल्दी से जल्दी बना दिया, ठीक है। वही ये कह रहा है, एंजाइम कैटलाइज डिफर फ्रॉम इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट इन मेनी वेज। जो एंजाइम होता है वो डिफरेंट होता है, जो एंजाइम कैटलिस्ट और इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट दोनों अलग अलग होता है बहुत सारे तरीकों से। लेकिन एक मेजर डिफरेंस क्या है, जो देखो, इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट होता है वो वर्क इफेंशियली, वो अच्छा वर्क करता है हाई टेम्परेचर पे और हाई प्रेशर पे, वाइल लेकिन जो बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होता है, बायोलॉजिकल एंजाइम जो होता है, वो डैमेज कर जाता है हाई टेम्परेचर पे, ठीक है। दोनों में जो एक होता है इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट, एक होता है बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, ठीक है। बायोलॉजिकल कैटलिस्ट को हम लोग एंजाइम बोल रहे हैं, ठीक है। तो जो इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट और एंजाइम कैटलिस्ट है, वो दोनों में हालांकि डिफरेंट तो है अच्छा खासा, लेकिन एक मेजर डिफरेंस क्या है कि इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे अच्छा काम करता है, लेकिन जो बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है, यानी कि जो एंजाइम है, वो हाई टेम्परेचर पे डैमेज हो जाता है, ठीक है। ये मेजर डिफरेंस हुआ दोनों के बीच में। ये देख लो, जैसे कि रेट ऑफ रिएक्शन है और यहाँ पे टेम्परेचर दिया हुआ है, तो जैसे जैसे यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ते जाएगा, यहाँ पे इफिशियंट अच्छा से काम करेगा वो एंजाइम, और इधर क्या था, इनएक्टिव। जैसे देखो यहाँ पर सबसे पहले ये जो ऑप्टिमल रेट है, ऑप्टिमल रेट पे एंजाइम सबसे अच्छा काम करेगा, ठीक है। मतलब यहाँ पर क्या कह सकते हैं हम लोग कि एंजाइम का जो रेट है यहाँ पे सबसे ज्यादा फास्ट है, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे हम लोग क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर को घटाएंगे, एंजाइम डीनेचर हो जाएगा, या फिर टेम्परेचर को जैसे बढ़ाएंगे, सॉरी क्या है, नहीं नहीं सॉरी 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 उल्टा बोल दिया मैंने। जब हम लोग टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो वो क्या होगा, डीनेचर करेगा, लेकिन जब हम लोग टेम्परेचर को घटाएंगे तो क्या होगा, इनएक्टिव होगा, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ नहीं, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, इनएक्टिव होता है। जब टेम्परेचर घट जाता है तो एंजाइम अपना काम करना बंद कर देता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है तो भी एंजाइम काम करना बंद कर देता है। लेकिन जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो एंजाइम क्या होता है, डीनेचर हो जाता है। और जब क्या बोलते हैं, जब टेम्परेचर को जब घटाते हैं तो एंजाइम क्या होता है, इनएक्टिव होता है, ठीक है। ये चीज ध्यान देना है। चलो उसके बाद आते हैं हम लोग नेक्स्ट, चलते हैं आगे स्लाइड पे। नेक्स्ट क्या कहता है, नेक्स्ट कहता है कि एंजाइम आइसोलेटेड फ्रॉम ऑर्गेनिज्म हु नॉर्मली लिव अंडर एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर, एग्जांपल हॉट वेंट्स एंड sulfur spring are stable and retain their catalytic power even at high temperature, ठीक है। एंजाइम आइसोलेटेड फ्रॉम ऑर्गेनिज्म, अब देखो एंजाइम भी आइसोलेट करता है, यानी कि अलग अलग एंजाइम हो सकता है, वो भी वेरी करता है, एंजाइम से वेरी करते हैं ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म। जैसे कुछ ऐसा ऑर्गेनिज्म है, कुछ ऐसे बैक्टीरिया है, जैसे कि वो हॉट वेंट्स में रहते हैं, वो हॉट वेंट्स में ही रहना पसंद करेंगे। सल्फर स्प्रिंग ये सब हाई टेम्परेचर में रहना पसंद करता है, तो उन लोग का जो इंजाइम से वो डेंजर नहीं कर पा रहा, और उन लोग का भी, उन लोग हॉट स्प्रिंग में रह रहे हैं, और उन लोग का ही अगर इंजाइम अगर डिनेचर कर जाए तो फिर तो दिक्कत हो जाएगा ना, तो वो तो क्या होंगे, वो मर जाएंगे, ठीक है। तो वो ना मर पाए, उन लोग का क्या कहते हैं, उन लोग का जो इंजाइम से वो डिनेचर ना हो पाए, उसके लिए क्या कहते हैं, उन लोग के पास एक स्पेशल इंजाइम होता है, उन लोग के पास कैटालिटिक पावर अलग होता है, अलग तरह का कैटालिटिक पावर होता है, जो कि सस्टेन कर लेता है वो, यानी कि हाई टेम्परेचर पे भी वो स्टेबल रहता है, हाई टेम्परेचर पे भी उससे कोई प्रभाव उसको नहीं पड़ता है, 80 से 90 डिग्री तक उसमें
उस एंजाइम डीनेचर नहीं हो पाता है, ठीक है। थर्मल स्टेबिलिटी इज एन इंपॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ एंजाइम आइसोलेटेड फ्रॉम थर्मोफिलिक ऑर्गेनिज्म। अब जो थर्मल स्टेबिलिटी है, थर्मल स्टेबिलिटी एक इंपॉर्टेंट क्वालिटी है किसका, एंजाइम्स का, जो कि आइसोलेट होता है किससे, थर्मोफिलिक ऑर्गेनिजम्स में, ठीक है। यानी कि थर्मोफिलिक ऑर्गेनिज्म, इसके थर्मोफिलिक ऑर्गेनिज्म किसको कहते हैं, जो कि हाई टेम्परेचर वाले में एरिया में रहते हैं ऑर्गेनिज्म, जैसे कि तुम्हारा कोई बैक्टीरिया हो गया, ठीक है, कुछ बैक्टीरिया है ऐसे जो कि थर्मोफिलिक एरिया में रहते हैं, यानी कि हाई टेम्परेचर वाले एरिया में रहते हैं, तो उन लोग के पास एक अलग क्वालिटी का, अलग प्रकार का कैटालिटिक पावर होता है उनके एंजाइम में, जो कि उस एंजाइम को डिनेचर होने से रोकता है 80 से 90 डिग्री वाले टेम्परेचर में भी, ठीक है। ये है तुम्हारा एंजाइम्स का इंट्रो। आज हम फिलहाल एंजाइम को यहीं तक रखते हैं और बाकी हम लोग इसके एंजाइम्स का आगे फर्दर डिस्कस करेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा इसीलिए, ठीक है। तो आज हम लोग शुरू करते हैं, हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं, इसका पीवाईक्यूज वगैरह देखते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन लगाने का तरीका तो तुम लोग जानते ही होगा कि पहले वीडियो को पॉज करना है, फिर उसके बाद आंसर कमेंट करना है क्या होगा, उसके बाद फिर प्ले करके देखना है कि इसका आंसर क्या है, फिर हमें जिससे उससे ये करने से क्या होगा ना कि तुम्हें भी याद होगा, अगर तुम गलती करते हो तो गलती से तुम्हें ज्यादा सीखने को मिलेगा, अगर सही करते हो तो फिर अच्छी बात है, लेकिन गलती हुआ तो गलती से तुम्हें ज्यादा सीखने को मिलेगा, ठीक है। चलो देखो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मेटाबॉलिज्म इज करेक्ट, इनकरेक्ट, इनकरेक्ट बताना है हमको, मेटाबॉलिज्म के लिए कौन सा इसमें से इनकरेक्ट है, नीट 2020 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखो मेटाबॉलिज्म इन्वॉल्व बोथ एनाबॉलिक एंड कैटाबॉलिक रिएक्शन, मेटाबॉलिज्म में एनाबॉलिक भी आता है कैटाबॉलिक भी आता है, सही बात है। एवरी केमिकल रिएक्शन इन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज अ पार्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म, जितने भी केमिकल रिएक्शन है लिविंग ऑर्गेनिज्म में वो सारा पार्ट है मेटाबॉलिज्म का, ये भी सही है। मेटाबॉलिज्म डज नॉट अकर इन नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट, मेटाबॉलिज्म नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट में नहीं होता है, ये भी सही है। मेटाबॉलिज्म इंक्लूड ओनली एनाबॉलिक रिएक्शन, मेटाबॉलिज्म सिर्फ इंक्लूड करता है एनाबॉलिक रिएक्शन को, गलत, कैटाबॉलिक को भी इंक्लूड करता है ना। मेरा आंसर क्या जाना जाएगा, डी, ऑप्शन नंबर डी है भी। नेक्स्ट चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। 2 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी कौन सा लिविंग ऑर्गेनिज्म का, नीट 2019 का क्वेश्चन है। रिप्रोडक्शन, ये तुम्हारा लिविंग फर्स्ट चैप्टर का ये क्वेश्चन है, ठीक है। जो डाइवर्सिटी इन ऑर्गेनिज्म का फर्स्ट यूनिट जो है उसका फर्स्ट चैप्टर है, वहीं से क्वेश्चन पूछा हुआ है कि डिफाइनिंग प्रॉपर्टी क्या होगा लिविंग ऑर्गेनिज्म का, तो रिप्रोडक्शन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है, कॉन्शियसनेस भी नहीं है, ग्रोथ भी नहीं है, लेकिन मेटाबॉलिज्म जो की है वो तुम्हारा डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, इसका आंसर भी तुम्हारा डी जाएगा, सही है। नेक्स्ट चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे, ये कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग बींग्स, कौन सा इसमें से है जो कि लिविंग बींग्स का प्रॉपर्टी नहीं है, नीट 2017 का क्वेश्चन है। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, मेटाबॉलिज्म, कॉन्शियसनेस या क्रिस्टल फॉर्मेशन, तो क्रिस्टल फॉर्मेशन लिविंग बींग्स का प्रॉपर्टी नहीं है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है, मेटाबॉलिज्म भी है, फिर कॉन्शियसनेस भी है, लेकिन क्रिस्टल फॉर्मेशन नहीं है, तो आंसर क्या जाना चाहिए हमारा, डी जाना चाहिए, डी है भी। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 जो कि असर्शन रीजन है, ये कहता है कि मेटाबॉलिज्म इज कंसिडर्ड अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, मेटाबॉलिज्म को हम लोग कंसीडर करते हैं डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म में, हाँ ये सही है। फिर नेक्स्ट कहता है कि ऑल मेटाबॉलिक रिएक्शन अकर ओनली इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी मेटाबॉलिक रिएक्शन होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है, ये भी सही है। देखो नीट 2016 का क्वेश्चन है ये। अब देखो यहाँ पर असर्शन रीजन है भाई, दोनों तो सही हो गया लाइन। अब पढ़ते हैं स्टेटमेंट, पढ़ते हैं क्या है, मतलब जो ऑप्शन है उसको पढ़ते हैं। बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, both assertion and reason are true but reason is not the correct explanation of assertion, assertion is true but reason is false, both assertion and reason are false, तो ये तो गलत है, ऑप्शन सी और डी तो ऐसे ही पहले इसको छाट लिए कि ये दोनों गलत होगा क्योंकि दोनों मेरा सही है। अब देखना है कि एक्सप्लेन कर पा रहा है कि नहीं, क्या करेंगे फिर assertion के बाद हम लोग लगाएंगे बिकॉज। अब पढ़ेंगे, मेटाबॉलिज्म इज कंसिडर्ड अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ लाइफ बिकॉज ऑल मेटाबॉलिक रिएक्शन अकर ओनली इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, सही एक्सप्लेन तो कर पा रहा है, तो मेरा जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बी नहीं होगा, देखो ए है भी। नेक्स्ट चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 कहता है ग्रोथ इज अ डिफाइनिंग फ्यूचर ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, ग्रोथ डिफाइनिंग फ्यूचर है हम सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म का, नहीं ग्रोथ डिफाइनिंग फ्यूचर नहीं है, ग्रोथ इज अ कैरेक्टरिस्टिक फ्यूचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स कैन ग्रो, कैन शो ग्रोथ, हाँ ये सही है, दोनों लिविंग हो या फिर नॉन लिविंग हो दोनों क्या करता है, ग्रोथ शो करता है, ठीक है। अब ये कैसे होता है तुम लोग पढ़ोगे वहां पे बायोलॉजी का, मतलब जो क्लास 11 का एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर में तुम्हें पढ़ना है, वहां पे बताया जाएगा, बट ये जान लो कि लिविंग और नॉन लिविंग दोनों जो है ग्रोथ शो करता है, ठीक है। तो रीजन मेरा सही हुआ, तो यहाँ पर क्या होगा, असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू, ऑप्शन नंबर डी।
डी है अभी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। 6 कहता है मेटाबॉलिक रिएक्शन कैन बी डिमोन्स्ट्रेटेड आउटसाइड द बॉडी इन सेल फ्री सिस्टम। जो मेटाबॉलिक रिएक्शन है उसको लोग डिमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं हमारे बॉडी के बाहर सेल फ्री सिस्टम में, बट दिस रिएक्शन आर नॉट लिविंग थिंग्स। लेकिन ये जो रिएक्शन है वो लिविंग नहीं होगा। इसका मतलब क्या, दिस हाईलाइट्स, किसको हाईलाइट कर रहा है, ये देखो नीट 2016 का क्वेश्चन है। Isolated metabolic reaction are living things. Living organisms are made of chemical reaction. Metabolism is defining feature of all living organism. और D metabolic reaction are not living things but the characteristic of living beings. ये जो कहाँ पे आंसर तो यहाँ पे सो ही हो गया लगता। अच्छा ये क्वेश्चन तुम्हारा यहाँ था, आंसर वाला ही सो हो गया। चलो कोई बात नहीं, आंसर इसका डी जाएगा, कोई बात नहीं। आंसर चलते क्वेश्चन नंबर 7 पे देखो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट है बताना। 2011 का क्वेश्चन है। ऑल प्लांट गिव ऑफ O2 एट नाइट। जितने प्लांट्स है वो सारे रात में O2 देते हैं, नहीं। मेटाबॉलिज्म अकर इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, सही है। प्लांट कैन नॉट ग्रो इन डार्क। प्लांट ग्रो डार्क में ग्रो नहीं कर पाते हैं, कर पाते हैं। कुछ प्लांट होता है जो कि डार्क में ग्रो कर जाता है। लिविंग ऑर्गेनिज्म डू नॉट ग्रो। लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं करते हैं, ये भी गलत है। तो आंसर मेरा ऑप्शन नंबर बी ही जाएगा, यही सही है। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। 8 में भी देखो जनरल नीट 2020 का क्वेश्चन है। ये कहता है एन आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन इन अ टेस्ट ट्यूब इज नॉट लिविंग। हाँ ये सही है। नेक्स्ट कहता है मेटाबॉलिक रिएक्शन आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए लाइफ बट नॉट लिविंग बाय देमसेल्फ। ये भी सही है। ठीक है, तो जब दोनों सही है तो ये दोनों गलत हो गया, सी और डी तो छट गया। अब लगाते हैं यहाँ पे बिकॉज, बिकॉज लगा के पढ़ लो। An isolated metabolic reaction in the test tube is not living because metabolic reaction are characteristic of life but not living by themselves। हाँ ये सही है, ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, चलो ऑप्शन नंबर ए है भी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। 9 का आता है, ये भी असर्शन रीजन है। कंसियसनेस इज द मोस्ट ऑब्वियस एंड टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड फीचर ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। कंसियसनेस is the most obvious and technically complicated feature of all living organism। ठीक है, ये भी सही है। नेक्स्ट रीजन कहता है ऑल ऑर्गेनिज्म आर अवेयर ऑफ देयर सराउंडिंग एंड रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई। ये भी सही है। ये सारा देख रहे हो, ये सारा क्वेश्चन तुम्हारा फर्स्ट चैप्टर का आया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, अगर नहीं बन रहा है तो भी कोई बात नहीं है। ऐसे फर्स्ट चैप्टर जब अगर पढ़े हो तो बन जाना चाहिए, फिर तो बनना चाहिए तुम्हारे से। ठीक है, कंसिस्टेंस इज द मोस्ट ऑब्वियस एंड टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड फ्यूचर ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। हाँ सही है, यहाँ पे लगाओ बिकॉज, ये भी सही है। पढ़ो, कंसिस्टेंसी इज द मोस्ट ऑब्वियस एंड टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड फ्यूचर ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म बिकॉज ऑल ऑर्गेनिज्म आर अवेयर ऑफ देयर सराउंडिंग एंड रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई। सही है, एक्सप्लेन कर रहा है। आंसर मेरा ये आना चाहिए, चेक करो ये है कि नहीं, ये है भी। चलो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर, नहीं नेक्स्ट नहीं है, अब यहीं तक है तुम्हारा आज का क्लास एंड। सो थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, कमेंट में बताना क्या सही लगा और क्या सही नहीं लगा। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबाना मत भूलना, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन तुम्हें उसी से मिलेगा। अगर बेल आइकन नहीं दबाओगे तो नहीं मिल पाएगा। तो चलो मिलते हैं हम तुमसे अब नेक्स्ट वीडियो में, जो कि अगला जो वीडियो होगा वो लास्ट पार्ट होगा इस चैप्टर का, बायोमोलिकुल्स का। ठीक है, चलो तब तक के लिए टाटा बाय बाय।